अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कोरोना के माशी असरात के हवाले से आलमगीर वबा से दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ और स्टॉक मार्केट्स का ग्राफ नीचे आया। कोरोना ने मईशत की नैया डुबोई, बड़े बड़े बुर्ज ढेर हुए, खसारे पर खसारा हुआ और अब ऐसे में ताजिर क्या करे बेचारा। एक तरफ जहां रोजगार खत्म हो रहा है, वहीं महंगाई में भी इजाफा देखा जा रहा है। हुकूमती सतह पर दावे तो किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मईशत टेक ऑफ कर चुकी है, अगले 2 सालों में तरक्की की शरह मजीद बढ़ेगी। इस हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन कोरोना जानी दुश्मन के साथ साथ माली दुश्मन जरूर साबित हो रहा है। आलमी वबा ने सारे धंधे मंदे कर दिए हैं। लॉकडाउन के सामने किसी की न चल पाई, वो कारोबार भी चौपट हुए जिनका इससे कबल तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। इसी जिसमें बताया गया कि किस तरह कोरोना वबा के बाद मईशत मुतासिर हुई। लेकिन नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जानिब से वेबिनार से खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर आज़म ने मईशत की बहाली के लिए बड़े फैसले किए हैं। मईशत की बहाली में कोरोना के बायस मुश्किलात आई हैं और कोरोना के बावजूद तामीराती शोबे की बहाली को मुमकिन बनाया गया। उनका क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं। So how do we grow the economy? The first task is obviously, like any other government, is to increase revenues. Our revenues at less than 10% of GDP, they're not good enough. But the fact is that we are going to add ₹1 trillion into our, revenue stream, next year. This year will be the highest, revenue collection, closer to, ₹4.8 trillion. We need to control prices. And prices here, what we see is all food inflation. Today at 2.3 trillion, the circular debt is humongous. When there is a challenge of capacity payments, which are going to rise up to ₹1.45 trillion a year. वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का बयान आपने सुना। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब हुकूमत संभाली गई थी तो खासी मुश्किलात का सामना था, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं और मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इसी तमाम से सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब और इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सलीमुज़्ज़मा साहब, जो कि सदर हैं काटी के। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलीमुज़्ज़मा साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगा मैं कि जैसे कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की जानिब से कहा गया कि मईशत अब बेहतरी की जानिब गामज़न है, क्या वाकई ऐसा है? जी, थैंक यू। देखिए, जो एक बात है कि मईशत इस वक्त एक बेहतरी की तरफ गामज़न है। इसमें कुछ सेक्टर्स यकीनन थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त भी माशी जो सूरत हाल है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम ये बात करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो जो पिछले साल था वो तो एक लॉकडाउन वाला पीरियड था। उससे अगर आप कंपेयर करके कहें कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हमारी जो मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो हमारा जो पिछले साल का पीरियड था वो तो था ही लॉकडाउन वाला पीरियड। इस वक्त कुछ सेक्टर्स में रिकवरी ज़रूर है, लेकिन ये जो कोरोना के अनसर्टन या जो एक अनअनाउंस्ड जो एक अनसर्टनिटी जो इसकी वजह से आई है कि अचानक से एक लॉकडाउन आ जाते हैं, इसकी वजह से इंडस्ट्री इस वक्त एक यकीनन बहुत दबाव का शिकार है और बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किसी तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और किसी तरीके से जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो चलती रहे और साथ साथ वो जो कोरोना की जो वबा है उसके ऊपर भी हम काबू पा सकें। इसके हवाले से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको मेरे ख्याल तेज़ करने की ज़रूरत है। इसके हवाले से जो लोगों में अवेयरनेस मज़ीद क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि मार्केटों को भी दोबारा खोला जा सके। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा भी पाबंदी तो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो अपनी चल रही है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में अमूमन SOPs की भी कंप्लाइंस होती है। इंडस्ट्रीज़ में वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी बहुत तेज़ी से जारी है। लेकिन ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके पास ऑर्डर्स हैं, जिन सेक्टर में बेहतरी है, मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल के जो होम गारमेंट्स हैं उसके अंदर बेहतरी है, लेकिन जो टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर है वो इस वक्त बहुत क्राइसिस का शिकार है। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ जिनमें ऑर्डर्स हैं अवेलेबल वो तो चल रही हैं, लेकिन जिनके पास ऑर्डर्स नहीं है या जो लोकल मार्केट को सप्लाई करती हैं, जब लोकल मार्केट्स आपकी बंद हो जाती हैं तो यकीनन वो जो उनकी सेल्स होती है वो डाउन होती है, उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो इसका कोई एक बैलेंस्ड वे आउट बनाने की ज़रूरत है जिससे एक्टिविटी भी चल सके, इकॉनमी भी चल सके, साथ साथ इस वबा से भी महफूज रह सके। ठीक है, लॉकडाउन के बायस इंडस्ट्रीज़ पर दबाव है। अतीक मीर साहब, ये दूसरी ईद थी जिसके दौरान जो है वो कारोबार सही तरह नहीं हो सका। कौन कौन से सेक्टर्स मुतासिर हुए, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुदरत ने मौका दिया था कि मार्केट में एक तहरीक थी जनवरी से। एक रिटेल पे टुक टुक थी जिसकी वजह से छोटी इंडस्ट्री भी जो खुसूसन गारमेंट से मुतालिक है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ लें, वो कुछ ना कुछ उसमें तहरीक नज़र आ रही थी।
लेकिन जब माल बिकने से रोक दिया जाएगा, यानी NCOC और हुकूमत सिंध ने ज़्यादातर कोशिश की कि रिटेल को काम करने का मौका ना दिया जाए, वक्त को महदूद किया गया या वक्त दिया ही ना गया। उसका नतीजा ये निकला कि जब दुकानों में ज़ख़ीरा किया हुआ माल जो एक सीज़न के तहत आप फ़रोख्त करने का बेहतरीन मौका था, आपने वो मौका तो दिया ही नहीं। उससे ये हुआ कि वो बोझ पड़ा छोटी इंडस्ट्री पे, कॉटेज इंडस्ट्री दबाव में आ गई। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों लाखों की तादाद में वो लोग जो इन इंडस्ट्रीज़ में डेली वेजेस पर काम करते थे, अब वो फारिग बैठे हैं। तो वज़ीर आज़म के विज़न को जो वो बार बार बयान करते हैं कि छोटा तबका, निचला तबका, गरीब, मज़दूर वो लॉकडाउन से मुतासिर होगा, ज़्यादा सख्ती करेंगे तो उनके घरों में भूख नाचेगी। तो एक तरफ उनके बयानात भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ NCOC का सख्त कदगन भी चल रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आज़म की सोच की नफ़ी करने वाले लोग उनकी सफ़ों में आके बैठे हैं, जो उनके विज़न को, उनके इरादों को, उनके उस पूरे प्लान को नाकाम बना रहे हैं? ये लोग ब्यूरोक्रेट्स में भी हो सकते हैं, उनकी अपनी सफ़ों में भी हो सकते हैं। मैं खुलेआम मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह ट्रेडर्स के साथ ज़्यादती हो रही है, एक 6 बजते हैं, अब हुकूमत सिंध तो 2 हाथ आगे है। ये तो चाहती है मुआशी हब का सफ़ीना डूब जाए, कराची के ताजिर मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद हो जाएं। अब 6 बजे पुलिस को पीछे लगा दिया जाता है, ठीक 6 बजते हैं अब पुलिस दंदनाना शुरू हो जाती है। कोई शटर के आगे भी बैठा है, उसको उठा के ले जाते हैं। कोई मामला करे तो वो ताला खोल के कारोबार कर ले, कोई सुनने वाला नहीं। हमने बारहा चीफ जस्टिस को भी पुकारा, हमने आर्मी चीफ को भी पुकारा, हम वज़ीर आज़म से भी उनका वादा याद दिलाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हमारी आवाज़ अल्लाह के सिवा कुछ सुनने वाला नहीं है। अतीक मीर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इस तमाम तर सूरत हाल के दरमियान हल क्या है? क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है, कारोबार भी ज़रूरी है, वज़ीर आज़म भी कई बार ये कह चुके हैं। जब मुश्किल सूरत हाल थी, जब बार बार ये हुकूमत ऐलान कर रही थी कि मुल्क के बाज़ हिस्सों में मुस्बत केसों की शरह 25% से भी तजावुज़ कर गई, हमने अपनी आवाज़ हमने बंद कर ली। हमने नहीं कहा हमें कारोबार करने दिया जाए, मार्केटें सील कर दी जाती थी, हम खामोश रहे। अब जबकि बेशतर वो इलाके जहाँ 25% तक शरह थी वो 2% तक आ गए, तो अब हमारा हक है कि हम कहें कि अब हम आपको आपका वादा याद दिलाएं। हमने कभी नहीं कहा कि हमें अब SOPs के ख़िलाफ़ किसी एहतियात के बगैर हमें काम करने का मौका आप दें, जबकि सख्त तरीन लॉकडाउन में भी हमने देखा कि मुज़ाफ़ाती इलाके देखे, उन्हें तो रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि ताजिर से कोरोना फैलता है, ताजिर जो है वो कोरोना की वबा खारिज करता है। ये तखसीस ख़त्म होनी चाहिए। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पे डालना है, तो ये तखसीस ख़त्म करें। अगर आपने बंद करना है तो सबको बंद करें। अब देखिए, आपने चंद ऐसे सेक्टर्स बंद किए, शादी हॉल को आपने मुकम्मल बंद कर दिया, आपने रेस्तोरां को बंद कर दिया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इन 2 सेक्टर से 70 लोग पैसा रोज़ी कमाते हैं। 70 किस्म के जो ट्रेड्स हैं वो इन 2 इंडस्ट्री से चलते हैं। इसी तरह छोटा ताजिर है, बेरोज़गारी और ख़ास तौर पे वेलफेयर में इसका बड़ा किरदार है। छोटा ताजिर कमाएगा तो वो जो हुकूमत ने बोझ उठाना है गरीब तबके की मदद का, वो हम उठा लेते हैं। इसलिए कि कराची जैसे शहर ठीक है अतीक मीर साहब, आपको सिंध हुकूमत आयात हैं, क्योंकि आप बारहा ये कह रहे हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जा रहा है, शादी हॉल इंडस्ट्री जो है वो अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, रेस्टोरेंट्स को बंद किया हुआ है, क्या मुतालबात क्या करेंगे आप सिंध हुकूमत से? देखिए, सिंध हुकूमत वो फैसले करती है जो NCOC के एंटी हो। भाई, अगर आपका बैर वफाक के साथ है, आपका सियासी आंकड़ा अगर वफाक के साथ है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो सिंध को एक इज्जत ही दे रहे हैं कि सिंध में कराची जैसा शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है, जिसका अतीक मीर साहब कता कलामी के लिए माजरत, तैमूर तारपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सिंध से नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी के। उनसे आप कोई मुतालबा करना चाहें, उनके सामने कोई अपनी शिकायत रखना चाहें तो रख सकते हैं अभी। बिल्कुल। देखिए, मैं तारपुर साहब से कहना चाहूँगा,
आप मीडिया पर देखते हो, आप मीडिया पर रोजाना देखते हो कि कराची ट्रैफिक का जंगल बन गया। 4 बजे दफातर ऑफ होते हैं, 6 बजे मार्केटें बंद होती हैं। आप यकीन जानिए, कल भी मैंने मार्केटों में 8 बजे लोगों को बैठे हुए देखा। मैंने पूछा कि 6 बजे दुकानें बंद करके आप मार्केटों में क्यों मौजूद हैं? उन्होंने कहा ट्रैफिक कम हो तो घर जाएं। तो आप एक छोटा सा अगर एक तब्दीली कर लें, छोटी सी, कि आप 6 से 8 कर लें, हफ्ते में एक छुट्टी कम कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो कराची को क्या आप किसी से सलाह लेने को तैयार नहीं हैं? आपको कोई सलाह देने वाला नहीं है, आपकी अक्ल काम नहीं करती, आपकी समझ और शऊर में ये तमाम बातें नहीं आती। तो कम से कम तालपुर साहब अपनी हुकूमत को समझाइए कि ताजरों से मुशावरत करें। ठीक है, पॉइंट आ गया। अतीक मीर साहब आपका, तैमूर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। तैमूर साहब, आपने भी अतीक मीर साहब की गुफ्तगू सुनी और वो कितने नाराज हैं या आपने महसूस किया होगा। वो कह रहे हैं कि कब तक जो है वो ताजरों को इस तरह दुकानें बंद करने पर उकसाया जाता रहेगा? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे का टाइम दिया जाता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरे दोस्त की जो शिकायत है वो गलत नहीं है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस किस्म की सिचुएशन में हैं और हमारे जो हालात हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क के हालात हैं, उन्हें देखकर ही हमें सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि हम इसको इजी लें एनसीओसी की तरह, और फिर खुदा ना खास्ता हम ऐसी क्राइसिस, ऐसे मसले में आ जाए कि हम उसको फिर फेस ना कर सकें। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इन्हीं के लिए कर रहे हैं, इन्हीं हालात को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। तजवीज़ हमेशा से होनी भी चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसमें कोई खराबी नहीं होगी कि अगर कुछ हालात बेहतर होते ही हम 6 से 8 का टाइम ले दें, ताकि ताजरों को बेहतर टाइम मिले और कस्टमर्स को भी ज्यादा टाइम मिले मार्केट्स में। लेकिन 6 तारीख को तैमूर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, इसके बरक्स सूरत हाल नजर आ रही होती है। जब आप टाइमिंग्स को महदूद कर देते हैं तो मार्केट्स में रश बढ़ जाता है, क्योंकि कम वक्त होता है और फिर लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 6 तारीख को काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हम कामयाब हो गए हैं। सिंध हुकूमत इस चीज में कामयाब हो गई है कि पॉजिटिविटी रेट को बड़े बड़े शहरों में नीचे लेके आ जाए। तो ये रेट अब नीचे आ गए हैं। मैं बिल्कुल ये दरख्वास्त सिंध काबीना में भी रखूंगा और कोशिश करेंगे कि 6 तारीख के बाद या तो बहुत ही लॉकडाउन ईजी हो जाए, या फिर हम इंशाल्लाह इन आवर्स को 2 घंटे 3 घंटे बढ़ा दें, अगर इनकेस बेहतरी नहीं आती। तैमूर तालपुर साहब, एक और पॉइंट उठाया गया है अतीक मीर साहब की जानिब से कि शादी हॉल इंडस्ट्री के हवाले से क्या फैसले होने जा रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है इस लॉकडाउन से। हम बस यही वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे ताजिर भाइयों को, इंडस्ट्रीज को अच्छी खबर मिलनी जा रही है 6 तारीख को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का तैमूर तालपुर साहब, आपने वक्त निकाला। कि अतीक मीर साहब वो कह रहे हैं कि 6 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबर मिलेगी हमारे ताजरों को, मुमकिन तौर पर शायद लॉकडाउन उठाने के हवाले से वो कह रहे हैं। अच्छी बात है। देखें, हम तो हुकूमतों से यही मुतालबा करते हैं कि कारोबार की में बेहतरी हो। कारोबार बेहतर होगा, आपको टैक्स मिलेगा, आपकी जो एक गुड परफॉर्मेंस है, जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं, वो इसी पर मुनहसिर है कि आप शहरियों को, ताजरों को सहूलतें दें कारोबार करने का। हमने आपसे कभी मुराद नहीं मांगी। आपने हालांकि पिछले साल हमसे कई ऐसे हवा में वादे किए कि आपके किराए माफ़ हो जाएंगे, बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। सब आपने सियासी तौर पर हमारी मदद की, लेकिन वो दुख अपनी जगह रहे। लेकिन हम फिर ये बार बार कहते हैं, खुदारा में कारोबार करने दें। दूसरी बात अवाम की, देखिए शिकायत भी मैं यहाँ शदीद। ठीक है, अतीक मीर साहब आपसे भी गुफ्तगू किया है सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब ने। अमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगा मैं कि एक्सपोर्ट्स के बारे में, जैसे कि जहाँ शौकत तरीन साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। आप समझते हैं कि उनके इस दावे में सदाकत? देखिए, एक्सपोर्ट्स का जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि एक्सपोर्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से। जो पिछले साल की जो फिगर्स थी वो लॉकडाउन वाली फिगर्स थी, उससे कंपेयर करके अगर हम बात करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। हमें ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का, हमें जो पूरे साल का एवरेज है उसको देखना पड़ेगा और उसको जो
पुराने पीरियड्स हैं उसके साथ हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि अभी भी हम एक्सपोर्ट्स हमारी कम है और इसको एक्सपोर्ट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जब ये करंट गवर्नमेंट जो आई थी तो इन्होंने जो रिफंड्स का प्रोसेस था, सेल्स टैक्स के रिफंड्स का प्रोसेस, उसको एक बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने उसको फाल बनाया था और उसके इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक उसके रिफंड्स डाल के सिस्टम के थ्रू आ जाया करते थे। लेकिन अब उस सिस्टम में भी इस वक्त कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो जब उस सिस्टम में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो उसकी वजह से जो रिफंड्स के प्रोसेस हैं वो भी इस वक्त अफेक्टेड है। और ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सलीम साहब जी? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो रिफंड्स का प्रोसेस था उसके लिए एक बहुत अच्छा एक निज़ाम बनाया था, प्राल का एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया था जिसके थ्रू जो ऑटोमेटिकली जो सेल्स टैक्स के रिफंड थे वो रिफंड्स आ जाया करते थे। तो हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम लिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो सिस्टम, उसमें इतने ज़्यादा इस वक्त बग्स आ रहे हैं, तो बग्स की फिक्सिंग जब तक नहीं की जाएगी तो वो सिस्टम गैर फाल रहेगा और वो उस इफेक्टिवनेस के साथ, उस स्पिरिट के साथ काम नहीं कर सकेगा जिस स्पिरिट के साथ उसको स्टार्ट किया गया था। क्योंकि ये पूरी एक साइकिल होती है, पूरा एक प्रोसेस होता है। जब रिफंड्स आते हैं तो वो पैसा ज़ाहिर है कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होता है, उससे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इससे यकीनन एक बहुत फ़ायदा होता है। आपकी एक्सपोर्ट्स को अगर बेहतर बनाना है, आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर अगर एक्सपेंशन करनी है तो इन चीज़ों को आपको फाल बनाना बहुत ज़रूरी होगा। तो एक अच्छे स्पिरिट के साथ एक अच्छा काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसके अंदर अभी जो हर्डल्स आ रही हैं मैं समझता हूँ कि उनको अगर दूर करेंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर मज़ीद बेहतरी आ सकती है। एक चीज़ जो अप्रीशिएट करने वाली है, क्योंकि आज आपका टॉपिक कोविड के हवाले से था, तो इसमें कोविड के अंदर जो हुकूमत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक रियलाइजेशन की थी, मैं इसको अप्रीशिएट करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रीज़ का जब इन्होंने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर SOP कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, हमने अपने मेंबर्स के साथ मिलके SOPs को बहुत ज़्यादा इसको हमने मैंडेटरी बनाया। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप जाके देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के चीज़ों को भी काफ़ी उसको मद्देनजर ठीक है, अच्छी बात है, SOPs पर अमल किया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अमीर, आप क्या समझते हैं जो आदादोशुमार पेश किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, फवाद चौधरी हो गए, शौकत तरीन साहब हो गए, इसके अलावा दीगर जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से मुसलसल जो है वो माशी तरक्की के दावे किए जा रहे हैं और आदादोशुमार पेश किए जा रहे हैं, क्या वो सही लग रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया रजी। देखें, जो ये आदादोशुमार मईशत के सिलसिले में आते हैं, ये इसके दो ज़राए होते हैं। एक है जो आपके सहाफ़ती ज़राए हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे हमारे जो इकॉनमी के रिपोर्टर हैं वो अपने तौर पे स्टोरीज लाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर से, जैसे ब्लूमबर्ग है, फाइनेंशियल टाइम्स है, उनकी तरफ से भी कई स्टोरीज आती रहती हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में। दूसरे वो ज़राए होते हैं जो हुकूमत के अपने ज़राए हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आएगी फिगर्स, इसी तरह से प्लानिंग कमीशन की तरफ से आ जाएंगी, या फिर जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी तरफ से आएंगी। अब ये जो हुकूमती ज़राए हैं, ये ऐसा नहीं कि ये इमरान खान के ज़माने में मुख्तलिफ हैं और माजी में मुख्तलिफ थे। नवाज शरीफ के ज़माने में भी यही स्टेट बैंक था, यही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री या प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से आदाद शुमार आते थे, और आज इमरान खान के ज़माने में भी इसी तरह से आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी इसी तरह से आते थे। तो एक तो ये कि हमें एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ज़माने में स्टेट बैंक या इदारा शुमारियात जो फिगर्स जारी करता था, अगर हम उनको मानते थे तो फिर हमें इमरान खान के दौर के भी इन फिगर्स को मानना पड़ेगा। अब फिगर्स ये बता रही हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मुमकिन ये फिगर फज्ड फिगर्स हो, मुमकिन है ये इनके अंदर कुछ मुबालगा हो, लेकिन चूंकि हमारे पास और कोई इंडिपेंडेंट सोर्स होता नहीं है सिवाय ये कि हुकूमती ये इदारे जो हैं वो सामने लेकर आते हैं फिगर्स। अच्छा, अब हुकूमत ये कहती है कि हमने जो ये आदाद शुमार जारी होते हैं ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से जारी होते थे, लेकिन हमने इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकाल के प्लानिंग डिवीजन में लेकर आ गए हैं, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी पिक्चर गुडी गुडी दिखाने के लिए इनको इन्फ्लुएंस न कर सके। तो अब अगर किसी और के पास इसके मुतबादल फिगर्स हैं तो उसको सामने लाना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए हुकूमती फिगर्स को। हुकूमत कह रही है 3.94 हमारी ग्रोथ रेट होगी, अगर कोई नहीं मानता तो वो इसको लॉजिकली निगेट करे कि हाँ 3.94 नहीं होगी, ये तो 2% होगी या 3% होगी। बल्कि हुकूमत तो ये कह रही है कि हम अगले 1 से 1.5 साल में 6% भी क्रॉस कर सकते हैं जो हमारी GDP ग्रोथ रेट है। इसी तरह से करंट अकाउंट आपका जो डेफिसिट था, जो $20 बिलियन था, वो डेफिसिट से अब आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका हुआ है $959 बिलियन। अब ये वो फिगर है कि जिसको आप, मेरा नहीं ख्याल कि इसको फर्ज करना इतना आसान है। हाँ, ग्रोथ रेट चूंकि स्पेकुलेशन होती है तो आप उसके बारे में तो कह सकते हैं कि आपकी स्पेकुलेशन ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट उसमें खसारा नहीं है
और उसमें इजाफी पैसे आ गए हैं, तो आप इसको कैसे छुपा सकते हैं? अच्छा, आपकी एक्सपोर्ट्स की फिगर है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फजिंग आसान नहीं है। हुकूमत कह रही है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी बढ़ी हैं पहली दफ़ा एक तवील अरसे के बाद, क्योंकि 2015 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की फिगर्स थी वो स्टैग्नेंट थी, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही थी। हुकूमत कह रही है हमारे यहाँ एक्सपोर्ट अभी बढ़ी है। तो अब इसके ऊपर ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बेहतर तरीके से हुकूमत को कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये दावा कि हमारी मईशत बेहतर हुई है, इस दावे की दलील क्या है? अगर उसकी दलील मौजूद है तो आप जितना बड़ा दावा कर लें हम सर तस्लीम खम करेंगे। और उसकी दलील ये है कि पाकिस्तान का आम आदमी वो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करे। पाकिस्तान का आम आदमी ये महसूस करे कि हाँ, उसके माली मामलात बेहतर हो गए हैं, वो जितना कमाता था, जो उसकी तनख्वाह थी, उसमें वो अमीर, लेकिन ये सूरत हाल जो है वो उन तमाम इतनी बड़ी तादाद में अफराद जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, खत्ते गुर्बत से नीचे जो है वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये हुकूमत का मैंने तो आपको सबसे पहले सिस्टम समझाया ना कि सिस्टम क्या है। अब ये है कि हुकूमत का दावा है, उसकी दलील ये होनी चाहिए ना कि लोग खुद कहें कि हाँ, अगर मेरी 30,000 रुपए तनख्वाह थी और मैं उस 30,000 की तनख्वाह में पिछले 2.5 साल में जिस तरह से पिस रहा था, लेकिन अब गुज़श्ता 2-3 माह से मुझे रिलीफ मिला। जब लोग खुद कहेंगे कि हाँ, हुकूमत की इस मुआशी जो पैकेज है या इस्लाहात है उससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, तो फिर ऑपोजिशन हो, हमारे जो इकोनॉमी के क्रिटिक्स हों, हमारी ताजर तंजीमें हों, लेबर यूनियंस हों, वो कुछ भी कहती रहें, अगर अवाम के ऊपर उसके असरात पहुंच रहे हैं और मुस्बत पहुंच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हुकूमत की यही सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब मईशत, हुकूमत ये नहीं कह रही कि मईशत जो है वो हमने कोई 1-1.5 साल पहले ठीक की थी। वो कह रहे हैं कि अभी मईशत हमारी जो है, हम उसको जो पॉलिसीज हमने शुरू की थी उसके नतायज अब आना शुरू होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगले 6 माह तक ये देखना पड़ेगा कि ये जो हुकूमती इंडिकेटर्स हैं ये ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं करते, क्या ये इसी तरह से मेंटेन रहते हैं और मजीद बेहतरी की तरफ जाते हैं। एक्सपोर्ट्स हैं तो क्या वो मजीद बेहतरी की तरफ जाती हैं, करंट अकाउंट सरप्लस से वापस डेफिसिट में तो नहीं चला जाता। आपका ग्रोथ रेट जो है वो वाकई अगले 6-8 माह तक हमें लगता है कि वो इसी तरह 3.9 जो है ये 3.94 को मेंटेन रखता है। तो फिर आपको अगले 6 माह में जाके लोगों की सतह पर शायद कोई ठीक है, अगले 6 माह में पता चलेगा कि हुकूमत के जो दावे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। अतीक मीर साहब, गुज़िश्ता 2 ईदें जो हैं वो तो नज़र हो गई कोरोना की, इस वबा की, अब आगे ईद उल अज़हा आ रही है, उसके लिए आप लोगों की जानिब से क्या तैयारी की गई है? और ये भी बताइएगा कि इन गुज़िश्ता 2 ईदों में जो है वो कितना नुकसान उठाना पड़ा है आप लोगों को? देखें, अगर ईद सेल सीज़न देखें तो ये बड़ी बदकिस्मती है ताजरों की भी और हुकूमत की भी कि ये ऐसी मिसाल है जैसे दरियाओं में पानी आते ही आपने खेती बाड़ी पे पाबंदी लगा दी। जब मार्केटों में ईद की ख़रीदारी का मौका होता है, जब मार्केटों में शादी की लोग तैयारी करते हैं, जैसे कि सफ़र, शबान, रमज़ान, इसमें लोग इस कैटेगरी में ज़्यादा ख़रीदारी होती है। अब आपने उसमें वक्त को सुकेड़ दिया। आखिरी दिनों में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 8 से 10 दिन की बात थी, क्या था कि रात 12 बजे तक NCOC इजाज़त दे देती, इजाज़त ना मिली, वो सारा माल पड़ा रह गया। देखिए, ये बिकता तो मज़ीद मुलाजमत कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। यकीनी तौर पर मैं अरबों में बल्कि खरबों में इन 2 सालों में जो पाकिस्तान की मईशत को और ताजरों को नुकसान हुआ, इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मरतबा कुछ खुदा की तरफ से ऐसे हालात पैदा हो गए, भारत कोरोना में जकड़ा गया, पाकिस्तान की तरफ आलमी जो ख़रीदार थे वो भी मतवज्जो हुई, पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी बेहतर हुई, एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन आपने सब कुछ रोक दिया, आपने मौका गंवा दिया। आप क्यों नहीं मुशावरत करते? ये चैम्बर्स किस बरस की दवा है? आप चैम्बर से पूछें, फेडरेशन से आप मशवरा लें, छोटे ताजरों के नुमाइंदगान से पूछें। मुश्किल हालात में तो स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाती है। आप किन लोगों को स्टेक होल्डर से मुशावरत की इंतहाई ज़रूरत है आगे बढ़ सकें। अतीक साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपके कॉलम्स वगैरह हम पढ़ते रहते हैं, नज़र से गुजरते हैं, उसमें आप एक चीज़ पर ख़ास तौर पर तवज्जो देते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है।
किस तरह बढ़ाई जाएं ये एक्सपोर्ट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये खाली एक्सपोर्ट्स नहीं बल्कि कौन सी एक्सपोर्ट्स, सवाल यही है। आज की दुनिया जो है वो इल्म की दुनिया बन चुकी है और जो कुदरती वसाइल जो है उसकी अहमियत कम से कमतर होती गई है और जो इस वक्त जो सारा खेल है वो नॉलेज इकोनॉमी यानी कि इल्म पर मबनी मईशत। दुनिया की आप जो टॉप 10 कंपनियां देख लें इस वक्त दुनिया की, तो उनमें से 5 कंपनियां आपको जो ऐसी मिलेंगी जो आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। तो इस वक्त जो है सारा हाई टेक्नोलॉजी का खेल है। यानी कि हाई टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है मेरी? इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट्स, मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैकेंजी ग्लोबल की रिपोर्ट आई थी 2-3 साल पहले कि इस 2025 तक तकरीबन 13 खरब डॉलर का इम्पैक्ट होगा खाली इन नई टेक्नोलॉजीज़ का, जिसके अंदर ख़ासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई 16 खरब डॉलर का उन्होंने इम्पैक्ट, खरब की बात कर रहा हूँ, अरब डॉलर नहीं। अगर उसका 1% भी मार्केट पाकिस्तान ले सकता है खाली मसनूई जहानत की, तो 160 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स तो खाली एआई के अंदर हैं। अगर आपने दुनिया की 1% मार्केट कैप्चर कर ली, तो बात यह है कि आपका जो सारा जो सिमत है वो गलत है। आप इस वक्त 60% आपकी टेक्सटाइल्स हैं जो लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स हैं। आप एक 22 करोड़ का मुल्क सिर्फ 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पर फंसा हुआ है, जबकि छोटा सा सिंगापुर जिसकी आबादी कराची से 1/4 है, उसकी 330 अरब डॉलर है एक्सपोर्ट्स, आपकी 25 अरब डॉलर है। क्या वजह? क्योंकि आपकी सिमत गलत है। आप सिर्फ लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर फंसे हुए हैं, आपने हाई टेक की तरफ देखा ही नहीं। अब पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं ताकि आप अपनी सिमत बदलें। तो मसला एक्सपोर्ट्स का जो है वो ये नहीं है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, वो तो बढ़ानी है ही, लेकिन मार्केट कहाँ है? जो असल मार्केट है उसमें तो आप है ही नहीं। टेक्सटाइल जो है वो दुनिया की 6% मार्केट है, लेकिन आपकी 60% एक्सपोर्ट्स हैं। इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल जो मैंने जिक्र किया, इन सब टेक्नोलॉजी ये जो है ये 90% से ज़्यादा इस वक्त मार्केट जो है वो इस तरह के आइटम्स की है। वो डॉक्टर साहब, आप इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, शोबे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान सलाहियत रखता है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स तैयार कर सके कि वो एक्सपोर्ट के काबिल हों? सलाहियत रख सकता है, अभी नहीं रखता, क्योंकि आपके लिए उसके लिए एक 10 साल 15 साल के एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको अपने यूनिवर्सिटीज़ कायम करने पड़ेंगी। इंजीनियरिंग की अभी हमने हरीपुर में एक फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी कायम की है जो कि जिसमें 8 गैर ममालिक यूनिवर्सिटीज़ शरीक हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रियन फ़ाखशूल, सियालकोट में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कोई 17 अरब रुपए का पंजाब गवर्नमेंट ने मंसूबा मंजूर किया है, वो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ताकि आप इन हाई टेक प्रोडक्ट्स की तरफ आ सकें, जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स ही नहीं है बल्कि रेलवेज़ के ऊपर भी है मामला, आईटी के ऊपर मामला है, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्लामाबाद में कायम होने जा रहा है। उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको जो है अपने लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा और फिर सनत को वो मराद देनी पड़ेंगी। 10-15 साल 20 साल की टैक्स छूट, जैसे कि जब मैं आईटी का मिनिस्टर था तो मैंने 15 साल की टैक्स छूट आईटी इंडस्ट्री को दिलवाई थी, जिससे काफ़ी बूस्ट मिली। तो एक पूरा इकोसिस्टम आपको बनाना पड़ेगा और पूरी हुकूमत को अपनी सिमत बदलनी पड़ेगी ताकि आप जो है इस वक्त आप बेसिक मैन्युफैक्चर में तो है ही नहीं। वजह क्योंकि कंपोनेंट्स पे ड्यूटीज़ जो है वो ज़्यादा है और एंड प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज़ कम है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर्स ले लें या मोबाइल फ़ोन्स ले लें, उसके पार्ट्स मंगाएं तो ड्यूटी ज़्यादा है और वो एंड प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट मंगाएं तो ड्यूटी कम है। तो इस तरह तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी हो ही नहीं सकती। तो आपको पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, जब जाके आप हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है पूरा एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से, हर चीज़ तो आप नहीं कर सकते, लेकिन 2-3-4 एरियाज़ में आपको अपने आप को दुनिया के लीडर्स में शामिल करना पड़ेगा और उसी फील्ड में फोकस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे साथ रहिएगा अताउर रहमान साहब। अमीर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को किन सेक्टर्स पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? जैसा कि बात कर रहे थे डॉक्टर अताउर रहमान साहब के इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, इसके अलावा उनकी जानिब से बात की गई फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बड़ी जो है वो आगे जा सकता है पाकिस्तान। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कुछ अर्सा पहले जब चाइना गए और आर्मी चीफ भी उनके साथ थे,
तो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई चाइनीज प्रीमियर से। आप जानते हैं चाइनीज प्रीमियर ने क्या बात कही प्राइम मिनिस्टर से? चाइनीज प्रीमियर ने कहा कि इमरान खान साहब, हम कब तक आपके चावल खरीदते रहेंगे, अब कुछ और भी बनाना शुरू करते हैं। ये तमाचा था हमारी मईशत के मुंह पे, ये तमाचा था हमारी इंडस्ट्री के मुंह पे कि हम कब तक दुनिया को हम इतने बड़े चावल के एक्सपोर्टर और हम इतने बड़े फलाने के हम प्रोड्यूसर है, और हम वो कहाँ है वो फिनिश्ड गुड? असल में दुनिया में इस वक्त, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, इवन अगर आपके पास एग्रीकल्चर और फ्रूट की जो प्रोडक्शन है, आप दुनिया में जूस आप एक्सपोर्ट करते, आप दुनिया में रॉ फ्रूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपका पूरा गिलगित बल्तिस्तान और आपका जो खैबर पख्तूनख्वा में 40%, आपका सवात का 40% तक पीच, 15 अक़साम है आपके आड़ू की सवात के अंदर, 40% तक पीच जो है आपका गिलगित बल्तिस्तान और आपके खैबर पख्तूनख्वा में वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास वहां कोई प्रोसेसिंग प्लांट ही नहीं है। आप आज भी दुनिया को आड़ू बेचते हैं, आप आज दुनिया को आड़ू का कोई जैम या आड़ू की कोई और फिनिश प्रोडक्ट बना के नहीं दुनिया को भेज सकते। तो आपका वो माइंडसेट ही नहीं बन सका कि आपने चीजों को कंपैटिबल कैसे करना है दुनिया के साथ। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप दौर में दाखिल हो चुके हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट दुनिया के साथ कॉम्पिटिटिव कैसे? आपका कीनू, आप बड़ा इतराते हैं कि जी आपका पाकिस्तान का सिट्रस फ्रूट दुनिया का बेहतरीन है, आपके कीनू के अंदर बीज है, सीड है। जब आप वो कीनू खा रहे होते हैं तो आपके दांतों में बीज आता है। दुनिया ने सीडलेस कीनू बना लिया है ताकि कीनू खाते हुए आपका जायका में लज्जत ना हो आपका। बाबा, मेंटालिटी नहीं है इस मुल्क के अंदर, वो प्रोडक्ट ही इस मुल्क की लीडरशिप में सामने नहीं आ रही है जो इस तरह से चीजों को सोचे। आप कहते थे हम यहां से जो है वो कपास का एक जमाने में आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, आप कपास को एक्सपोर्ट, अब तो आप कपास भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है आपको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। तो अब तो ज़राई मुल्क होने के दावे भी गलत साबित हो जाते हैं अमीर साहब। देखिए ना, आप ज़राई मुल्क की आपने बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 3 साल से हमें एक ही बात कहे जा रहे हैं। 3 साल में कम से कम 300 दफा प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कही है कि ऑस्ट्रेलिया की गाय इतना दूध देती है और अमेरिका की गाय इतना दूध देती है और चीन की गाय इतना। भाई, आपने अपनी गाय के दूध बढ़ाने के लिए क्या किया 3 साल में? आप हमें दुनिया की गाय के दूध बताते रहेंगे। ये कोरोना वबा देखें, इस वबा को हमें दुनिया में अभी 1.5 साल हुआ है। 1 साल, ये नई वबा थी दुनिया में। 1 साल के अंदर दुनिया के साइंसदानों ने बैठ के इसकी वैक्सीन तैयार कर ली 1 साल में। 3 साल हो गए इमरान खान साहब की हुकूमत को। आपने कोई ऐसा, जो आप कहते हैं कि फलां मुल्क की गाय इतना दूध देती है फलां की, आपने कोई ऐसी पेडिग्री तैयार की है इस मुल्क में? 3 साल आपकी हुकूमत हो गई। आपके पास यूनिवर्सिटीज है वेटरनरी साइंसेस की, आपके पास और बहुत सारे इस किस्म के इदारे हैं, लाइफ स्टॉक के इदारे हैं। आपने क्या किया? इसी तरह से आप प्राइम मिनिस्टर बार बार हमें सुनाते हैं कि फलां मुल्क में पर एकड़ यील्ड इतनी है, फलां मुल्क में पर एकड़ यील्ड इतनी। आपने 3 साल में पर एकड़ यील्ड बढ़ाने के लिए क्या किया? तो हमारे सोचने का, हमें वो अंदाज चाहिए सोचने का। जैसे सिंगापुर की बात की डॉक्टर साहब ने, सिंगापुर क्या था? सिंगापुर जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी और गोरा अयाशी का अड्डा बना रखा था उसने। वहां उसने कोबा खाने खोल रखे थे। वो अयाशी के लिए इस पोर्ट पर आया करता था। दुनिया की गलीज तरीन और बदबूदार पोर्ट थी। आज वो दुनिया का जो मोस्ट क्लीन सिटीज का इंडेक्स है उसमें सबसे ऊपर खड़ा हुआ है सिंगापुर। किसने किया? ली कुआन यू, क्योंकि उसका विजन था। विजन चीजों को बदलते होते हैं बाबा। ठीक है, सोचने का अंदाज बदलना होगा। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं जो इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान की बेहतरी के चांसेस हैं? मजीद किसी सेक्टर्स में आगे बढ़ सकता है पाकिस्तान? देखिए, अभी जो बातें हुई हैं मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमारे यहाँ जो अभी नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। मैं ये नहीं कहता कुछ अभी एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि हमें इनसे फोकस शिफ्ट करके हमें उस तरफ जाना होगा। इन एक्सपोर्ट्स पे तो हमें रहना ही होगा क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसकी अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री 10-10 हज़ार एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉय कर रही होती है, तो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी जो मुल्क की मैशत है इसके अंदर एक अपना बहरहाल रोल प्ले कर रही होती है। और चाइना आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चला गया, लेकिन आज भी वो टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो
लेदर की प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को तो जितनी हम सहूलियात दे रहे हैं उससे बढ़ के हमें मज़ीद सहूलियात देनी होगी ताकि ये भी अपना एक इकॉनमी में रोल प्ले करती रहें। लेकिन साथ साथ हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे जो IT की एक्सपोर्ट्स है, इसके अंदर बहुत बड़े मैसिव स्केल के वो आपके पोटेंशियल्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात हुई, वैल्यू एडिशन, ये बात सही है कि हम वैल्यू एडिशंस के ऊपर नहीं जाते, हमें वैल्यू एडिशंस के ऊपर जाना होगा। वैल्यू एडिशन के अंदर आप अपनी जो क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आपकी मार्केट भी बहुत बड़ी है, बजाय इसके कि हम रॉ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक और बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हम ये देखें कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कभी वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया गया कि वो मज़ीद जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं वो हम जो हमारी अमेरिका की तरफ हम लेके जा सकते हैं, हम या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं। आज हमारी एक्सपोर्ट सारी अफ्रीका की तरफ है, हमारा फोकस जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ होता है फार्मास्यूटिकल्स की। उसकी वजह यह है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं FDA अप्रूवल की, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कभी प्रोवाइड नहीं किया गया। जो फार्मास्यूटिकल अताउर रहमान साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं। अताउर रहमान साहब, जैसा कि सलीम साहब कह रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट फराहम नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से। जी, हिंदुस्तान में ये देखिए कि 1970 के ड्रग्स और पैटेंट्स एक्ट के तहत उन्होंने तकरीबन 25 साल तक ये लीगलाइज कर दिया कि आप बैनुल अक़वामी पैटेंट्स कॉपी करें और आप यहाँ पे प्रोड्यूस करें। यानी कि मिड 1990s तक 1970 से इंडियन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो जो थी वो गैर मुल्की पैटेंट्स, वो अरबों डॉलर पे इन्वेस्ट करके और नई चीज़ें पैटेंट कर रहे थे और इंडिया कॉपी करके, और फिर उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उस ज़माने में डेवलप करी और भिजवा दी। मैं नहीं कहता कि हमें वो करना चाहिए, वो तो बेईमानी थी, लेकिन यकीनन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो बायोसिमिलर्स हैं, चाहे वो एंजाइम्स हैं, चाहे वो ये वायरसेस का आपने देखा वैक्सीन प्रोडक्शन, दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीन प्रोडक्शन प्लांट है इस वक्त वो इंडिया में है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में। तो और इंडिया वैक्सीन जो है वो शुरू से बना रहा है, अभी नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से वैक्सीन बना रहा है मुख्तलिफ किस्म की और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपको अपनी सिमत, जैसे मैंने कहा, वो हर फील्ड में, एग्रीकल्चर का बिल्कुल बात, ज़रूर ज़राअत की बिल्कुल सही बात करी, उसमें भी हमें हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जिसमें वैल्यू एडिशन हो। टेक्सटाइल्स की भी बिल्कुल सही बात करी, टेक्सटाइल बहुत अहम शोबा है, लेकिन हमें हाई वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स की तरफ जाना चाहिए जिसमें मैक्सिमम रिटर्न हो। हम लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स के अंदर फंसे हुए हैं और उसी की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। तो अगर एक सेंटेंस में पूछे मेरे से कि आप हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे फार्मास्यूटिकल, चाहे IT, मेरा जवाब होगा द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी गुड्स, हाई वैल्यू एडेड गुड्स, यानी कि ये काबिलियत हमारे में कि हम बना सकें और एक्सपोर्ट कर सकें ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू ज़्यादा हो। और ये मुख्तलिफ शोबों के अंदर, जैसे मैंने मैकेंजी ग्लोबल रिपोर्ट का जिक्र किया कि खाली IT के अंदर, AI के अंदर कोई 16 खरब डॉलर, लेकिन इसी तरह और भी फील्ड्स हैं। अब मिनरल देख लीजिए, पाकिस्तान जो है मादनियात में इतने हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मादनियात हैं, कॉपर है, गोल्ड है, इसके अलावा बहुत से रेयर एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कामयाब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते, हम रॉ और जो है वो भिजवा देते हैं। आप ज्वेलरी की इंडस्ट्री देख लें, ज्वेलरी में तो खाली आपको काटना होता है, जो है उसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग, अगर वही इंडस्ट्री लिख जाए, इंडिया जो है वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे है और बहुत अरसे से ज़्यादा है। आपकी जो है एक्सपोर्ट जो है वो मिलियंस में है, इंडिया की जो है वो बिलियंस में है, इतना फ़र्क है। यानी कि अरबों में डॉलर के वो कर रहे हैं और आप मिलियंस ऑफ डॉलर, लास्ट जो फिगर था वो कोई 8-10 मिलियन डॉलर था। ज्वेलरी इंडस्ट्री आप देख लें, तो आपको जब तक कि आप हाई वैल्यू एडेड की तरफ नहीं जाएंगे, हुकूमत उनको चीज़ों को आइडेंटिफाई करके और उनको टैक्स छूट दे, लॉन्ग टर्म टैक्स छूट दे, उसकी जो मशीनरी चाहिए उसको फैसिलिटेट करे, लोन्स दे इंडस्ट्री को, और सीधा इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करके और उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाए कि इसको किस तरह ग्रो किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो हमारी अफरादी क़ुव्वत है। कोई आपके 67% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये एक 30 साल का आपके पास विंडो है, खिड़की है, इसमें अगर आपने इनमें इन्वेस्ट कर दिया, तालीम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और जिद्दत तराजी में, और उनको इन चीज़ों की तरफ जिसका जिक्र आज के टेलीविज़न प्रोग्राम में हो रहा है ले गए, तो पाकिस्तान जो है वो कोरिया से आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसके लिए हमें डायरेक्शन बदलने पड़ेंगे। बिजनेस एज यूजुअल से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आज की दुनिया इल्म
पर मबनी मईशत के ऊपर डिपेंड करती है। एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, जब ही पाकिस्तान इस भंवर से निकल सकेगा जिसमें हम फंसे हुए हैं। ठीक है। अच्छा अमीर, आप क्या समझते हैं, कई इकनॉमिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ ज़रूर जाएगी, लेकिन इसमें वक्त ज़्यादा लगेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा जो है वो ले रहा है, जिसकी वजह से उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जैसे मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं पहले वैक्सीन की बात अगर कर दूं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिया जो है वो एक अरसे से वैक्सीन बना रहा है। मैं अगेन प्राइम मिनिस्टर जो बार बार हमें लेक्चर देते हैं कि जी फलाने मुल्क की गाय इतना दूध दे रही है और फलाने मुल्क में इतना गोश्त पैदा हो रहा है। पाकिस्तान में एक डिजीज है जानवरों में, उसे कहते हैं FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। ये फुट एंड माउथ डिजीज दुनिया के कई मुल्कों में सिरे से खत्म कर दी गई, जड़ से उखाड़ फेंका गया। ये डिजीज हर साल पाकिस्तान में हजारों आपके जो डेयरी एंड लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं उनकी जान लेती है, या उनकी प्रोडक्शन ग्रोथ रोकती है, या उनको अबॉर्ट करती है, हर साल हजारों की तादाद में। और आप जानते हैं कि ये FMD की जो वैक्सीन है, ये एटमी पावर दुनिया की और इतना फन्ने खा मुल्क ये इंपोर्ट करता है। और ये कौन कौन मुल्क बना रहा है? ये इंडिया जैसा मुल्क बना रहा है, ये ईरान जैसा मुल्क बना रहा है जो सैंक्शन ज्यादा मुल्क है गुज़श्ता 30 सालों से। और आपके पास, आप दुनिया के 10 टॉप लाइफ स्टॉक एंड डेयरी प्रोड्यूसर्स में से हैं, लेकिन आप FMD वैक्सीन नहीं बना सके। शर्म से डूब मरे। कोई शर्म होनी चाहिए इस मुल्क के इदारों के अंदर। इतनी वजारतें, मुशावरतें, पता नहीं क्या क्या बना के, बोझ बना के रखा हुआ इस मुल्क में। झक मार रहे हैं इस मुल्क के इदारे, झक मार रहे हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, क्या आपने खास हाईटेक चीजें बनानी थी? आप तो एक वैक्सीन ही बना सकते हैं। इसी तरह से आप किसी सेक्टर में चले जाएं, एक डिजीज है उसे कहते हैं ब्रुसेलाइसिस, जिसे ब्रुसीला भी कहते हैं। ये ब्रुसेलाइसिस जानवर में कैंसर की तरह, जिस जानवर को लग जाए उस जानवर को आपको कल करना पड़ता है, मारना पड़ता है। दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां आज से 20-20 साल पहले ब्रुसेलाइसिस खत्म कर दी गई है। वहां लोगों को पता भी नहीं कि ब्रुसेलाइसिस होता क्या है। आपके मुल्क में तो हल नहीं है इसका। और आप कौन को बस भाषण पर भाषण, हर हुकूमत भाषण पे भाषण, सुहाने ख्वाब, और ग्राउंड पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। तो इसलिए मैं तो नहीं समझता कि चीजें जो है वो को बहुत आइडियल उस तरह से जा रही है। हाँ, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ अप एंड डाउन हुए, अच्छे हुए, हम तालियां बजा देते हैं हुकूमत के लिए, सो व्हाट। बट वो जो जिस ख्वाब की हम बात कर रहे हैं, ये जो ख्वाब दिखाया खान साहब ने, पाकिस्तान हर लिहाज से दुनिया में एक बावकार कौम, बावकार मुल्क के तौर पर खड़ा होता। हर बेहतरी के अंदर पाकिस्तान का नाम होना चाहिए था, हर मेडल में पाकिस्तान का नाम होना चाहिए था, हर खूबी में पाकिस्तान कंसीडर किया जा रहा होता। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो अगर आपकी ये है पेस, अगर आप इस पेस से चल रहे हैं, तो फिर तो आप अगले को 150-200 साल तक भूल जाए कि आप शायद जो वेस्टर्न यूरोप तो बहुत दूर की बात, आप ईस्टर्न यूरोप तक भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है अमीर, आपका पॉइंट आ गया है। अतीक मीर साहब, अभी जब तैमूर तालपुर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि 6 तारीख को खुशखबरी दी जाएगी ताजरों को, तो उससे कबल आप लोगों से कोई राब्ता किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से? आप लोगों की जानिब से कोई उनके सामने कोई गुजारिशात रखी गई हैं? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बड़ी अहम बात करने चला हूँ कि जब आप स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर फैसले करते हैं, उनमें अगर कोई गलती हो जाए और हमारी जानिब से उसकी तवज्जो भी दिलाई जाए उस जानिब, तो आप हमसे पूछें ज़रूर कि आपको परेशानी क्या है और इस तकलीफ़ की, इस फैसले से जो आपको तकलीफ़ पहुंची उसकी वजह क्या है। लेकिन कराची जैसे शहर में, कराची चैम्बर जैसे इदारे को नहीं पूछा जाता। आप एक गलत फैसला करते हैं और वो गलती अज़ियतनाक सूरत हाल अख्तियार कर लेती है, फिर एहतजाज होते हैं, लोग चिल्लाते हैं, आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। हमें शौक़ नहीं है कि हम हुक्मरानों को बुरा भला कहें, हमें कतन हुकूमत सिंध की मुखालफत का कोई हमने बेड़ा नहीं उठा रखा, लेकिन जब तकलीफ़ पहुँचती है, कोई हमारी बात नहीं सुनता, गलत फ़ैसले करते हैं, तो फिर हमें तकलीफ़ होती है, हम चिल्लाते हैं। मैं हुकूमत सिंध, खुसूसन वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए एक कमेटी ऐसी बना दें जो कम अज़ कम, क्योंकि कोरोना आया कब था सबको पता है,
जाएगा कब किसी को नहीं पता। ये 10 साल में जान छोड़ता है, ये जान नहीं छोड़ेगा। लिहाजा एक ऐसी हिकमत अमली बनाइए जिसमें कम से कम मुशावरत यकीनी हो। मुशावरत में किसी को कहीं आपसे मुखालफत करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, कोई गलत फैसले के नुकसानात नहीं होंगे। अब हम किससे तकाजा करें कि हमारा मजदूर बैठा है, हमारे लोग बेरोज़गार बैठे हैं। तिजारत कराची की मैं आज की बात करता हूँ कि एक अच्छा फल फूल रही थी, आज 20% भी मार्केट में कारोबार नहीं है। मायूसी की एक सूरत है, लोग बैठे, लोग कहते हैं आवाज़ दें, हम सड़कों पे आने को तैयार हैं। तो ये सूरत हाल आपकी खामोशी से, आपके लब बंद होने से ये सूरत हाल पैदा होती है। आप क्यों एक ऐसा बुत बन जाते हैं कि जो ना सुनता है ना देखता है, जिसके खोपड़ी में दिमाग भी नहीं है। यकीनन हम आपके ख़िलाफ़ आप इस वक्त शदीद शिकायत रखते हैं, लोग आपसे नफ़रत करते हैं, आपके फैसलों से लोग तंग हैं। एहलियान कराची उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से मुशावरत के बाद फैसले किए जाएंगे। अताउर रहमान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि मईशत की बहाली जो है वो सुस्त रवी का शिकार रहेगी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जे ले रहा है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत गहरा है और वो ये है कि आपके यहाँ इंसाफ नहीं रहा। आपके यहाँ चोर और डाकू आके हुकूमत करते रहे हैं, वो लूटते रहे हैं मुल्क का पैसा और बाहर जमा करते रहे हैं, लेकिन जो इंसाफ जब तक नहीं होगा और जब तक उन लोगों को सज़ाएं नहीं मिलेंगी। चाइना को देखिए, सज़ाए मौत उन्होंने करप्शन पे कर रखी है। आप इंडोनेशिया को देखें, सज़ाए मौत है वहाँ पर। ईरान को देखें, सज़ाए मौत है। क्यूबा को देखें, सज़ाए मौत है। करप्शन, मेगा करप्शन के ऊपर सज़ाए मौत है। वो तो चाइना में तो मिनिस्टर्स तक को भी उन्होंने डेथ पेनल्टी दी है। तो आपको इंसाफ लाना होगा। और ये जो मसाइल हो रहे हैं पाकिस्तान में, जो तरक्की हुई है तेज़ी से, या तो अयूब खान के शुरू के जो चंद साल थे उस ज़माने में हुई है, मुशर्रफ साहब के जो शुरू के 3 साल थे उस ज़माने में हुई है, फिर आप जमहूरियत की नज़र हो गए। और जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जमहूरियत जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ पे आपकी कोई तरक्की नहीं हो सकती। लोग जो होंगे आएंगे, लूटेंगे और बाहर चले जाएंगे। तो बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है ताकि इंसाफ का बोल बाला हो, फौरी तौर पर इंसाफ मिले और अमीर और गरीब में कोई तफरीक ना हो। मेरे ख्याल से ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वरना पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं करेगा। यही सूरतें बदलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसाफ। ठीक है, तालीम को अहमियत देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आमिर अब, इसके अलावा अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे ट्रांसमिशन में, और सलीमुज़्ज़मान साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और ट्रांसमिशन का हिस्सा बने।